वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड वेव की एंड साथ ही साथ जो हेवी फॉग आपको देखने मिल रहा है ऑल ओवर द नॉर्दर्न इंडिया। आप देखोगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, आपको हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली, आपको झारखंड, अप टू झारखंड एंड उड़ीसा वाले रीजन में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कोल्ड वेव की कंडीशन बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा ठंड है और साथ ही साथ हेवी फॉग की कंडीशन बनी हुई है। तो धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा है, कुहासा जो है, कोहरा वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, धूप निकल नहीं रही है। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि भाई ये ऐसा कंडीशंस क्यों बने हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसा कि कोल्ड वेव परसिस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया, फ्लाइट्स कैंसल्ड, ट्रेन्स डिलेड, स्कूल शट। तो ये आप एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो कि भाई जब कोल्ड वेव जब होता है या बहुत ज़्यादा फॉग्स होते हैं तो क्या कहानियाँ होती है। तो अब देखो धुंध ज़्यादा है तो ट्रेन्स नहीं चल पाएंगी टाइम से, फ्लाइट कैंसल्ड हो रहे हैं। ठंड ज़्यादा है तो बच्चों को एटलीस्ट 1 to 8 या 1 to 6 जो है वो बच्चों के स्कूल्स आपको जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और ये जो है परसिस्टेड अक्रॉस न्यूमरस पार्ट्स ऑफ पंजाब, ईस्ट एमपी, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, वेस्ट यूपी। ये कहानी चल रही है। और ये अगर आप देखोगे तो फॉग लाइकली टू बिकम मोर डेंस, अलर्ट फॉर दिल्ली। तो दिल्ली में तो जो है वो बहुत ही बुरी कंडीशन है। तो हम ये भी समझेंगे कि भाई बाकी इलाकों से दिल्ली में और ज़्यादा धुंध या धुंधलापन और ज़्यादा क्यों है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात कि भाई ये कोल्ड वेव है क्या। तो देखो कोल्ड वेव का अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो होता क्या है कि सिग्निफाई अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर एट अ गिवन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल क्लाइमेटोलॉजिकल वैल्यू। यानी कि जो नॉर्मली ठंड के दिनों में जितनी टेम्परेचर होती है, अगर उससे ज़्यादा अगर उससे कुछ किसी खास अमाउंट तक अगर उससे ज़्यादा वैल्यू कम होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, कोल्ड वेव। तो मान लो कहीं का एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था इस टाइम में 10 डिग्री सेल्सियस, बट ये 10 डिग्री सेल्सियस जो है और -5 और हो गया और आपको जो है 5 डिग्री सेल्सियस और नीचे गिर गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। तो इसको फिर क्या कहा जाएगा, आपको कोल्ड वेव की कंडीशन कहा जाएगा। इसके लिए आपको सर्टेन वैल्यूज़ हैं, कुछ डेटा है वो हम देखेंगे, बट आप सिंपली समझो कि एवरेज वैल्यू से अगर कम होता है तो एवरेज वैल्यू, रिलेटिव एवरेज वैल्यू ये अलग अलग होगा हर प्लेस का। उससे अगर कम होता है तो कहीं ना कहीं तो उसको कोल्ड वेव कहा जाता है। और ये जो है नॉर्मली इंडिया में नवंबर टू मार्च ऐसा कोल्ड सीजन होता है, तो उस कंडीशन में आपको देखने मिलते रहता है। अब जो है इसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं आपको इट हैज़ सीवियर इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ पे भी इसके आपको नुकसान है। कफ एंड कोल्ड तो नॉर्मल इशू हो जाता है, ब्रोंकाइटिस सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीज होंगे, ब्लड प्रेशर के इश्यूज होने लगते हैं, स्किन प्रॉब्लम तो जो है आपको बहुत सारे आपके स्किन जो है वो सूखे पड़ जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बोन जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं, मसल पेन होने लगते हैं ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट। तो विटामिन डी की कमी भी लोगों को महसूस होने लगती है। तो इस तरीके से जो है इसका इम्पैक्ट आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं कोल्ड वेव के। खास करके गरीब लोगों के पास, भाई जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं, कितने लोग ऐसे इंडिया में हैं जिनके पास छत भी नहीं है, तो आप उनको समझो कि उनके केसेस में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है। ऊपर से जो लोग अलाव जलाते हैं उससे भी बहुत सारी डेंजरस गैसेज निकलने लगती हैं, तो वो भी परेशानी का सबब बनती हैं कहीं ना कहीं। एंड इन एक्सट्रीम केसेज इट इवन कॉजेज कैजुअलिटी। तो ये नॉर्मली कोल्ड वेव क्या है और किस तरीके से होता है, बट इसका एग्जैक्ट अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेटा की बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेटा जो है वो कोल्ड वेव कब बताता है, तो सॉरी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इसका जो डेटा है ये कोल्ड वेव आपको कब बताता है। तो समझो इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको 2 कंडीशन होने चाहिए। पहला जो कंडीशन है वो है आपको प्लेन्स एंड हिली रीजन्स के लिए। तो प्लेन्स और हिली रीजन में जब भी आपको देखो ठंड के दिनों में 2 टेम्परेचर ध्यान रखने हैं, एक मैक्सिमम टेम्परेचर और दूसरा जो है मिनिमम टेम्परेचर। तो आपको जो है दिन में ये 2 टेम्परेचर आपको मिलेंगे। एक मैक्सिमम टेम्परेचर, तो मान लो कि अगर धूप निकली है तो दोपहर में 1:30-2 बजते आपको मैक्सिमम टेम्परेचर पीक होता है, और मिनिमम टेम्परेचर आपको सुबह के 3-4 बजे तक के टाइम में जो है मॉर्निंग 3-4 AM में आपको जो है टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा। तो आप जब भी टेम्परेचर डेटा देखोगे तो यू विल फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई 18 डिग्री सेल्सियस जा रहा है और 7 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तो कुछ इस तरह की कंडीशन दिखने मिलेंगी। तो ये आपको मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ, ये मिनिमम टेम्परेचर हुआ। तो जो कंडीशन यहाँ पे ली जाती है वो किसकी ली जाती है, वो मिनिमम टेम्परेचर की ली जाती है, ठीक है। अब मिनिमम टेम्परेचर अगर प्लेन एरिया में 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तभी हम कोल्ड वेव को कंसीडर करेंगे। 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है मिनिमम टेम्परेचर, वहां पे किसी भी तरीके की कोल्ड वेव की डिस्कशन नहीं होंगी, ठीक है। एंड 0 डिग्री सेल्सियस फॉर और लेस फॉर हिली रीजन, और हिली रीजन्स में 0 डिग्री से कम होगा। तो हो सकता है दिल्ली के लिए जो 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोल्ड वेव हो सकता है डिक्लेयर, लेकिन आपको हिली रीजन्स में उसको आपको नहीं माना जाएगा कोल्ड वेव, ठीक है। तो हिली रीजन्स के लिए कम से कम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब जो है ये कब कोल्ड वेव माना जाएगा, तो एक कंडीशन है कि भाई टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है प्लेन एरिया में,
या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया हिली रीजन्स में। कब माना जाएगा? तो कोल्ड वेव माना जाएगा व्हेन नेगेटिव डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल इज 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.4 डिग्री सेल्सियस। तो मान लो कि नॉर्मल टेम्परेचर वहां रहता है 12 डिग्री सेल्सियस इस टाइम में दिल्ली में, बट इससे जो है ये इस रेंज की कोई भी वैल्यू यानी 5 डिग्री मान लो कम हो गई, 5 डिग्री सेल्सियस कम हो गई, तो टेम्परेचर कितना हो गया 7 डिग्री सेल्सियस, और ये वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, तो इसको क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा कोल्ड वेव। जबकि अगर सपोज करो कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं 16 डिग्री सेल्सियस रह रही होती और 5 डिग्री सेल्सियस कम होती, तो ये 11 डिग्री सेल्सियस से पहुंच जाती। तो डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल तो है इस रेंज में, बट 10 डिग्री सेल्सियस अभी कम नहीं हुआ है, तो इसको कोल्ड वेव नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ सिवियर कोल्ड वेव क्या होगा? नेगेटिव डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल इज मोर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हिली रीजन से मान लो कि वहां पे अभी टेम्परेचर जो है नॉर्मल के टाइम में वो 2 डिग्री सेल्सियस रहता है, और अभी जो टेम्परेचर हो गया है वो 2 डिग्री सेल्सियस और -6.4 डिग्री सेल्सियस 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। तो ये टेम्परेचर अभी कितना मिलेगा आपको? ये आपको दिखेगा 4.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या किया जाएगा? इसको आपको कोल्ड वेव घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन अपने को ध्यान रखने का है। साथ ही साथ प्लेन्स के लिए एक और कैटेगरी है, हिल्स के लिए आपको एक कैटेगरी केवल कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम और डिपार्चर कितना होना चाहिए। प्लेन्स के लिए 10 डिग्री सेल्सियस प्लस डिपार्चर का कहानी है। प्लेन्स के लिए क्या है कि लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस प्लस डिपार्चर की एक कहानी है। दूसरा कंडीशन जो है कि मिनिमम टेम्परेचर, केवल हम एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर निकाल लें तो भी हम उसको कोल्ड वेव बता सकते हैं। तो इसका कंडीशन क्या है कि कोल्ड वेव बताया जाएगा व्हेन मिनिमम टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल टू 0 आपको 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस से कम जब भी हो जाता है उसमें डिपार्चर वगैरह कुछ नहीं देखना है, उसमें कोई एवरेज डेटा की जरूरत नहीं है। वहाँ पे केवल अगर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर आ गया तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? कोल्ड वेव कह देंगे। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया तो इसको क्या कह देंगे? दिस विल बी नोन एज सिवियर कोल्ड वेव। ठीक है, तो कंडीशन आप ध्यान रखना, हिली रीजन के लिए डिपार्चर के बेस पे है, प्लेन एरिया के लिए दोनों बेसिस पे है, आपको डिपार्चर भी है और मिनिमम टेम्परेचर के बेसिस पे भी है। तीसरा जो है दैट इज फॉर द कोस्टल स्टेशन। ठीक है, कोस्टल स्टेशंस के लिए क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पे जो है अगर मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है और वहाँ पे डिपार्चर, तो यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर प्लस डिपार्चर कितना होना चाहिए? तो डिपार्चर एटलीस्ट -4 या 4.5 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। यानी कि अगर टेम्परेचर नॉर्मली 18 डिग्री सेल्सियस रहता है और जो है आपको जो है 5 डिग्री का वहाँ पे आपको डिपार्चर हो गया तो कितना हो जाएगा? ये 13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो कोस्टल रीजन में जो है आप इसको क्या किया जाएगा? इसको कोल्ड वेव बोल दिया जाएगा। तो अपने को याद रखना है कि भाई ये जो इसकी कंडीशन होती है वो कोस्टल रीजन के लिए, प्लेन रीजन के लिए और माउंटेन रीजन के लिए, तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कोल्ड वेव डिस्कस करने का। एक सिंपल सा इनका सेम नहीं होता, ये अपने को ध्यान रखने का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर जो आईएमडी का आप कलर कोड देखें तो आईएमडी जो है अलर्ट इशू करती है और आईएमडी कलर कोडेड अलर्ट इशू करती है, और ये सब चीज़ों के लिए, चाहे वो हीट वेव के लिए हो, कोल्ड वेव के लिए हो, साइक्लोन के लिए हो, तो कलर कोडिंग होती है। अब जो ग्रीन है तो ग्रीन आपको क्या, ग्रीन का लाइट मतलब यू कैन गो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नो सीवियर वेदर एक्सपेक्टेड, कोई इशू नहीं है, आराम से जो जा सकते हैं, यहाँ पे किसी प्रिकॉशन की भी जरूरत नहीं, नो प्रिकॉशंस नीडेड, आप आराम से जैसा आप जनरली करते हैं वो आप कर सकते हैं। दूसरा जो है दैट इज द बी अवेयर, यानी कि आप कहीं ना कहीं अलर्ट रखने की जरूरत है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, साथ ही साथ फोरकास्ट पे ध्यान देने की जरूरत है। तो जब येलो कर दिया जाता है तो आपको जनरली आपको बताया जाता है कि भाई यू शुड अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, आप काफ़ी देर तक जो है वो ठंड के सामने ना रहें, खुले में ना रहें। ठीक है, साथ ही साथ जो है वियर सेवरल लेयर्स ऑफ क्लोथ, बहुत सारे लेयर्स में आप क्या करें, कपड़े पहने। अब देखो क्यों लोअर की बात करी जाती है, तो इसके पीछे भी कारण है। आप एक मोटा जैकेट पहने उसके बदले आप 5-6 जो है पतले पतले चीज़ें भी पहनेंगे तो वो भी काम करेगी बराबर। इसके पीछे रीजन क्या है कि आपको जो एयर है वो ट्रैप होगी, लेयर्स अगर रहेंगे तो लेयर्स में क्या होगी, एयर ट्रैप होगा। और एयर जो है वो एयर क्या करता है, एयर इज लेस कंड्यूसिव फॉर हीट, या आप कह सकते हैं इंसुलेटर का काम करता है। तो इंसुलेटर का काम करता है तो बाहर का टेम्परेचर अगर कोल्ड है और अंदर का टेम्परेचर आपका बॉडी का गर्म है तो इसको एक्सचेंज नहीं करने देगा आसानी से। ठीक है, साथ ही साथ आपको भाई आप कवर नेक, कवर हैंड्स, ये चीज़ें आपको इशू करी जाती है, इस तरीके की एडवाइजरी आपको इशू करी जाती है। अब जब कंडीशन और ख़राब होती है तो आपको ऑरेंज अलर्ट इशू कर दिया जाता है और इसमें यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो आप जो है आप काफ़ी विजिलेंट रहें, काफ़ी ध्यान रहें, यहाँ पे अलर्ट है, अलर्ट से ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको जैसे कहा जाता है कि भाई अगर आपको सिवरिंग होती है तो कोई जो है ठंड में कांपने लगते हैं, तो सिवरिंग है तो डोंट इग्नोर दिस, आप जो है तुरंत कुछ ना कुछ उसका उपाय करें। ठीक है, आप जो है
इस कंडीशन में डर होते हैं कि कहीं किसी को फ्रॉस्ट बाइट लग जाए, ठीक है, जो हाथ पैर जो है वो सूने पड़ जाते हैं, स्किन जो है स्किन आपको ब्लू या नीली तरफ पड़ने लगती है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स नम होने लगते हैं, ये कहानी आने लगती है ऑरेंज अलर्ट में। तो इसके लिए कहा जाता है कि भाई आपको जो स्किन है, स्किन को आप रेगुलर अपना क्या करते रहें, मॉइस्चराइज करते रहें, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ को लिमिटेड करें, ज़्यादा बाहर में ना जाएं, ठीक है, आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करने का है, साथ ही साथ हॉट ड्रिंक्स जो है वो लेते रहें, और साथ ही साथ वेंटिलेशन अगर यूज करें, अगर आप हीटर का यूज़ कर रहे हैं, देखो ये ज़रूरी है। हमने बहुत सारे न्यूज़ हम पढ़ते रहते हैं कि भाई रात में वो हीटर जला के सोया या आग जला के सोया गर्मी के लिए, और सुबह पता चला कि उनकी डेथ हो गई। इसके पीछे कारण क्या होता है कि जब आप जलाते हो, आपको कोई भी हीटर जला रहे हो, कोई भी फायर सोर्स जलाते हो, तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अगर आपने कमरा बंद कर दिया ठंड के दिन में तो ऑक्सीजन इनफ नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन इनफ मिलता तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता, बट ऑक्सीजन इनफ नहीं मिला तो इसके वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो टॉक्सिक है, ह्यूमन की डेथ हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई जिस कमरे में भी अगर आप हीटर चला रहे हो तो उसको उस कमरे को बंद नहीं करना है पूरी तरीके से, एयर का एग्जिट एंड एंट्री होनी चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ भीगने से बचें। तो इस तरीके के एक्शन जो है अपने को करने होते हैं। और रेड अलर्ट जब हो जाता है, दिस इज द हाईएस्ट पार्ट कि भाई अब जो है कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, तो यहाँ पे सारे जो ऑरेंज अलर्ट की बातें करी तो वो सारे आपको इनिशिएटिव्स लेने हैं, ठीक है, और ऑरेंज अलर्ट इनिशिएटिव्स वो आपको करने हैं। साथ ही साथ क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए भी ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ टाइम हो सकता है कि और अगर टेम्परेचर गिरा तो आपको वाटर जो है, आपको पाइप्स जो है वो फ्रीज कर सकते हैं, तो पानी वगैरह स्टोर करके रख लें। तो इस तरीके से जो IMD है वो एडवाइजरी इशू करती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आप भी चेक करें आपके शहर में किस तरीके की एडवाइजरी जो है वो इशू करी गई है। इसके बाद जो है अब कारण हम समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ये कॉजेज क्या हैं, क्यों ये कोल्ड वेव कंडीशन बने हुए हैं। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो 3-4 कारण हैं जिसने यहाँ पे इंडिया में अभी जो है कोल्ड वेव की कंडीशन को बना रखी है। पहला जो कारण है दैट इज द बिल्डअप ऑफ अ रिज इन द जेट स्ट्रीम ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब होता क्या, देखो जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम जो है ये बहुत दे आर वेरी फास्ट मूविंग विंड्स इन द अपर आपको एटमॉस्फेयर। तो ये आपको ऑलमोस्ट ट्रोपोस्फेयर के सबसे टॉप पे ये आपको विंड्स जो है ये मूव कर रहे हैं। तो आप अर्थ की लेयरिंग देखो तो क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, मेसोस्फेयर है, तो ऐसे करके आपको लेयर है, और जो मेन आपका इन्वायरमेंटल एक्शन होता है वो कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो ट्रोपोस्फेयर के टॉप पे, यानी कि आप मान के चलो कि 10 to 12 किलोमीटर के टॉप पे ये विंड्स चलती हैं, दे आर वेरी फास्ट मूविंग विंड्स, बहुत तेज चलती हैं, और ये विंड आपको वेदर कंडीशन को अफेक्ट करती हैं। अब होता क्या है कि जब इनका रिज बना हुआ है तो इस तरीके से आप देखो क्रेस्ट एंड रिज, तो ये इसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, दूसरा ये रिज है। तो ये इस तरीके से कंडीशन बना हुआ है, ठीक है। अब ये कंडीशन जब बना हुआ है तो क्या हो रहा है कि सेंट्रल एशिया वाले रीजन में ये आपको हाई प्रेशर क्रिएट किए हुए है। हाई प्रेशर मतलब ज़मीन पे जो है हवा ऊपर से नीचे को आ रही है और वहाँ से एक्सपैंड कर रही है, दोनों चारों दिशाओं में एक्सपैंड कर रही है। तो अब देखो यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, तो सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं क्या हो रही हैं, ठंडी हवाएं इंडिया की तरफ इंटर कर रही है, और सेंट्रल एशिया में हवाएं जो हैं वो काफ़ी ठंडी होती हैं, आप समझो कि उतने ऊपर से वो आ रही हैं। तो इसके वजह से जो है आपको कहीं ना कहीं ये रिज बना हुआ है, ये ज़मीन पर हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और उस हाई प्रेशर की वजह से क्या है, ये इंडिया की तरफ विंड्स को जो है वो ठेल रहा है या धक्का दे रहा है। तो धक्का दे रहा है तो उसके वजह से ठंडी हवाएं जो हैं आपको वेस्टर्न इंडिया से इंडियन मेनलैंड की तरफ आ रही हैं। साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर मासेज इन रिस्पॉन्स टू स्टीयरिंग बाय अपर लेयर विंड्स। अब ये इस तरीके से जो इसका मूवमेंट होता है, तो जो आपको वेस्टर्न यूरोप या उस रीजन्स में जो है वहाँ पे जो कोल्ड आपको एयर मासेज बनती हैं, जो कि काफ़ी ठंडी हवाएं होती हैं, वो कोल्ड एयर मासेज क्या है, वो कोल्ड एयर मासेज इसके साथ ही खिंची हुई चली आती हैं इंडिया की तरफ, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया के रीजन से साथ ही साथ कुछ रीजन जो हैं आपको वेस्टर्न यूरोप के रीजन तक भी, वहाँ भी अगर सपोज करो ये वेस्टर्न यूरोप रीजन है तो ये ठंडा एरिया है, ये कोल्ड एयर मास किसी तरीके से यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पहुँचने के बाद जो है ये जेट स्ट्रीम के कंट्रोल में आने के बाद जेट स्ट्रीम इसको लेके कहाँ चला रहा है, इंडिया लेके चला रहा है। एक कहानी इधर चल रही है। साथ ही साथ एक्सटेंसिव स्नो कवर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो अभी तो हालांकि स्नो नहीं गिरा है, बट एक कारण ये भी बनता है, अगर आपको हिमालयाज में आप समझो कि स्नो होगा बहुत ज़्यादा, तो स्नो जब बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हवाएं जब चलेगी हिमालय से नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ, तो ये क्या करती है, ये इसको इस रीजन में भी आपको कोल्ड वेव्स फैलाती है। तो इस समय इन दोनों कंडीशन की वजह से बना हुआ है, ना कि आपको स्नो कवर तो इस बार बहुत है नहीं, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये कारण होता है आपको, ठीक है। तो जो भी अगर हायर रीचेस में जो भी थोड़ा बहुत स्नो कवर है उसका भी इम्पैक्ट होगा आपको नॉर्दर्न इंडिया में जो है उसको कोल्ड वेव को बढ़ाने में। ये समझना ये होता क्यों, देखो हिमालयाज जो हैं या कोई भी माउंटेन होती है, तो माउंटेन जब होती है तो रात में क्या होता है कि रात में यहाँ पे इस रीजन में वैली में क्या होता है, नॉर्मली वैली में वार्म एयर रहती है,
और ऊपर वाले रीजन में ये जो है ये कोल्ड हो जाता है, काफ़ी कोल्ड हो जाता है। तो कोल्ड एयर क्या होता है, डेंस होता है, और डेंस होने के बाद ये नीचे की तरफ सिंक करता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे वैली में जो लोग हैं वो इन जगहों पे नहीं रहते, वैलीज में नहीं रहते, वो पहाड़ों के ऊपर ऊपर वाले रीजन्स में रहते हैं। बट हिमालय को देखो तो हिमालय ऐसे है और यहाँ पे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो क्या होती है, ये ठंडा हो रहा है एरिया, और जब ठंडा होगा एयर हेवी होगा, एयर ठंडा होने से हेवी होगा, इसके मुकाबले ये ज़्यादा ठंडा है, तो ये हेवी एयर जो है ये नीचे की तरफ मूव करेगा और ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आएगा, तो उसको भी कहीं ना कहीं ठंड देगा, आपको ठंडा करेगा। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ सरफेस हाई प्रेशर ओवर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, तो ये हमने बात करी, यहाँ पे भी सरफेस हाई प्रेशर बना हुआ है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये इलाका ठंडा है, यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, तो इसके वजह से जो अरेबियन सी है या बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से जो विंड्स हैं ये इधर नहीं इंटर कर पा रही हैं। ठीक है, ये इंटर करती हैं अगर तो थोड़ा मॉइस्चर लेके आती, और मॉइस्चर लेके आती तो क्या करती, जब आपको एयर में मॉइस्चर होता है तो वो गर्म करके रखता है, वो हीट को ज़्यादा ट्रैप करता है। बट क्योंकि यहाँ पे ही हाई प्रेशर बना हुआ है, विंड इसी तरीके से बाहर जा रहे हैं कंपेयर टू आपको अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल, तो अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से जो थोड़ी बहुत गर्म हवाएं होती, मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, वो नहीं जा पा रही हैं, और यहाँ से कोल्ड वेव कंडीशन जो है वो परसिस्ट कर रहा है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथ ही साथ देयर इज द एब्सेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आती थी जो आपको मेडिटेरेनियन रीजन से, कैस्पियन सी रीजन से थोड़ी बहुत बारिश लेके आती थी, तो जब वाटर आएगा तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा एयर में, तो क्या करेगा, हीट को ट्रैप करेगा, गर्म करेगा। ठीक है, बट वो हो नहीं रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इस बार कमजोर पड़े हुए हैं, और इसी वजह से आप देखो कि रेनफॉल्स नहीं हुई हैं, स्नोफॉल नहीं हुआ है आपको कश्मीर वाले रीजन में, रेनफॉल नहीं हुए पंजाब वाले रीजन में, तो राबी क्रॉप्स को भी कहीं ना कहीं नुकसान पड़ने वाला है। सो ये जो है ये मेजर कॉजेज हैं आपको कोल्ड वेव्स के। तो कहीं ना कहीं ये जेट स्ट्रीम की पोजिशनिंग की वजह से, आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में हाई प्रेशर बनने की वजह से, और साथ ही साथ एब्सेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है ये आपको कोल्ड वेव बना हुआ है। अगर नॉर्मल केसेज होते तो वहाँ पे स्नो कवर का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, इस टाइम में नहीं है बहुत ज़्यादा रोल। ठीक है, अब तो समझे कि भाई इतनी ठंड है और ठंड के बावजूद जो है ये क्यों ऐसा चल रहा है, तो ये अपने को समझना है कि फॉग, अब फॉग क्या होता है। फॉग देखिए, फॉग क्या है, फॉग इज बेसिकली सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल इन द एयर वेरी क्लोज टू द सरफेस। तो सरफेस के बहुत पास में जो है इस तरीके से एक क्लाउड ही होता है। तो नॉर्मली जो क्लाउड अपर एटमॉस्फेयर में होता है, वैसा ही क्लाउड जो है आप वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होते हैं, वो आपको जमीन पे जब होता है तो उसको फॉग कहते हैं। अब फॉग जो है बनते क्यों, देखो फॉग बनने के 3-4 कंडीशन आपको याद रखने हैं। एक तो हवा नहीं होनी चाहिए, हवा नहीं होगी तो इन वाटर ड्रॉपलेट्स को कंडेंस होने के लिए टाइम मिलेगा। तो वेरी स्लो विंड्स हो या आप जो है विंड्स हो ही ना, तो उस कंडीशन में फॉग बनने के चांसेज होते हैं। साथ ही साथ टेम्परेचर ज़्यादा कम होना चाहिए। टेम्परेचर जितना कम होगा तो वाटर क्या होगी, वाटर आपको गैसियस फॉर्म से क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में कंडेंस करेगी। तो कंडेंसेशन के लिए इसकी भी ज़रूरत है। साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर तो हो तभी तो वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे एयर में, तो मॉइस्चर की जरूरत हो। तो आप देखो ठंड में फॉग बनती है क्योंकि उसके पहले बारिश का सीजन हुआ रहता है, तो एयर में मॉइस्चर रहता है। साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ सुटेबल न्यूक्लियाई फॉर कंडेंसेशन। न्यूक्लियाई यानी ये न्यूक्लियाई क्या है, एक सरफेस एरिया हो जिसके आसपास जो है वाटर क्या कर सके, कंडेंस कर सके। अब ये क्या हो सकते हैं, ये न्यूक्लियाई क्या हो सकते हैं, तो ये आपको पॉल्यूशन पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये आपको एरोसोल्स हो सकते हैं एयर में। ये जो भी चीज़ें होंगी तो उसके वजह से क्या होगा, इसके आसपास में वाटर जो है वो कंडेंस करेगा। जब भी ये 4 फैक्टर मिलेंगे, साथ ही साथ अगर आपको लॉन्ग विंटर नाइट्स हैं, लंबी ठंड की रातें, हमारे यहाँ रातें जो है लंबी होती हैं, तो उस टाइम में क्या होगा, अर्थ जो है दिन में आपको एनर्जी लेती है और रात में क्या करती है, रेडिएट करती है। तो रेडिएट करेगी, वापस भेजेगी, तो ठंडी होगी। अब लॉन्ग विंटर नाइट है, शॉर्ट गर्मी है, शॉर्ट दिन का सीजन है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, हीट जो रिसीव कर रही है वो कम कर रही है और जो भेज रही है वो काफ़ी ज़्यादा भेज रही है, तो ठंडी ज़्यादा होगी। तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ आसपास की जो हवा है ठंडी होने लगेगी। और टेम्परेचर जैसे जैसे गिरने लगेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगता है। जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ने, आपको वाटर कंटेंट उतना ही रहता है, बट टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर की कैपेसिटी कम होती है, एयर की कैपेसिटी कम होती है उसको होल्ड करने की। तो ये कहानी चलेगी और इन्हीं सब वजहों से मिलकर के जो है आपको फॉग बनता है। अब जो है इसमें कुछ कभी कभी ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ हाई पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन हाई होगा तो क्या होगा, आपको न्यूक्लियाई के जो हमने बात करी है, न्यूक्लिक एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक्स्ट्रा सरफेस, एक्स्ट्रा छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे जिसके अराउंड कंडेंसेशन हो, तो फॉग और क्या हो जाएगा, और डेंस हो जाएगा। साथ ही साथ क्लियर स्काई, अगर बादल रहेंगे तो बादल ऊपर में रहेंगे तो ये जो रेडिएशन हो रहा है इसको जाने नहीं देंगे, इसको फिर से ट्रैप करके रखेंगे, तो एयर को गर्म रखेंगे। बट अगर आसमान में बादल नहीं है, आसमान खुले हैं, तो फिर क्या होगा, आपको क्लियर स्काई की कंडीशन में इसके बढ़ने के चांसेस और जाते हैं क्योंकि धरती और ज़्यादा ठंडी होगी। तो इसीलिए आप देखो कि अगर कभी भी बादल रहते हैं, ठीक है, क्लाउड्स रहेंगे, क्लाउडी नाइट में जनरली फॉग उतना मजबूत नहीं बनता, उतना ज़्यादा नहीं बनता। जबकि आप दिन जो है अगर एकदम क्लियर है, आसमान क्लियर है, बादल नहीं है, तो वहाँ पे और डेंस फॉग बनते हैं।
साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स नियर बाई, माउंटेन्स अगर आसपास में हो तो वहाँ से और क्या है, ठंडी हवाएं और ज़्यादा आती हैं और ज़्यादा उसको ठंडा करती हैं। और चौथा कि स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस होगा, तो स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस होगा तो ये क्या करती हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, धरती को गर्म होने नहीं देती, जो भी लाइट आ रहा है उसको वापस भेज दे रही है। अब गर्म होने नहीं देती, गर्म हो नहीं रहा है और बात वापस रेडिएशन ज़्यादा ही हो रहा है, जो आपको रिलीज हो रहा है फिट ज़्यादा हो रहा है, तो धरती क्या होगी, आपको एयर जो है, एटमोसफेयर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ठंडा होता है, कोल्ड ज़्यादा होता है, और इन सब वजहों से जो है आपको फॉग का फॉर्मेशन होना हो सकता है। अब देखो दिल्ली में ये सारे कंडीशन मीट हो रहे हैं, हवाएं तेज नहीं चल रही हैं, टेम्परेचर नीचे है, मॉइस्चर आसपास में अवेलेबल है क्योंकि अभी बारिश हुई थी, ठीक है, और साथ ही साथ और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, एबिलिटी ऑफ मॉइस्चर है ही, प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रेगुलर, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आसमान में बादल भी ऑलमोस्ट देखो तो क्लियर है, नीचे आपको प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स नियर बाई है, हिमालय बहुत दूर नहीं है, ठीक है, और ये सारे फैक्टर्स मिलकर क्या है, दिल्ली में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गहरे फॉग की स्थिति बनाए हुए है, और पूरे नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि ये टाइम कहीं ना कहीं हार्वेस्टिंग का भी है, पराली भी जल रही होगी कहीं कहीं, तो आपको न्यूक्लियस इनफ मात्रा में है, टेम्परेचर कम है, और ये सारी चीज़ें मिलकर के आपको क्या किया है, इन्होंने आपको टेम्परेचर को गिरा रखा है, फॉग आपको जो है बन रहा है, हेवी फॉग बन रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है आपको देखने मिलेगा। साथ ही साथ अगर इसके इम्पैक्ट्स की बात करो, भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो आप इम्पैक्ट देखो कि भाई ट्रैफिक का इशू हमने देख लिया है, ट्रैफिक का इशू चल रहा है, एयर आपको रेलवे दिक्कत हो रही है, रेलवे के ट्रेन्स नहीं मूव कर रहे हैं, आपको फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट करेगा। साथ ही साथ एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं क्योंकि धुंधल रहता है, एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, स्मॉग का फॉर्मेशन होता है, तो मैं किसी चैप्टर में डील करूंगा कि जिस तरीके से फॉग और स्मोक मिलके आपको स्मॉग बना देते हैं, तो इसके वजह से स्मॉग बन रहा है। स्मॉग के साथ साथ आपको देखो कि इसके वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है उनको तो ज़्यादा दिक्कत है, नहीं भी जिसको प्रॉब्लम है उसको भी बहुत ज़्यादा इशू होने लगते हैं। साथ ही साथ ये विंटर क्रॉप्स जो हमारे सोड क्रॉप्स हैं वो भी डैमेज होंगे, बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो क्रॉप्स भी आपको क्या होंगे, डैमेज होंगे। और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की कंडीशन बनी हुई रहती है, आपको देखो कि बादल नहीं है आकाश में, बादल नहीं है तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है, और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है तो उसके वजह से क्या होगा कि रेनफॉल नहीं होता है इस टाइम में, ठीक है, बादल नहीं रहेंगे आसमान में तो रेनफॉल नहीं होगा, और रेनफॉल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्रॉप्स को ही नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, तो इससे आपका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपको इकोनॉमी पे भी देखने मिल सकता है, लोगों के हेल्थ पे देखने मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसके इम्पैक्ट के रूप में ध्यान रखनी है। और किसी चैप्टर में या किसी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि स्मॉग और ये बाकी चीज़ इसकी क्या होती हैं। तो ये मोटा मोटी कंडीशन आपको मैंने समझाने का प्रयास किया कि दिल्ली में क्यों इस तरह की कंडीशन या नॉर्थ इंडिया में क्यों इस तरह की कंडीशन बनी है। और IMD के अनुसार अभी आने वाले कम से कम 4-5 दिन तो अभी ऐसी ही कंडीशन बनने वाली है, आगे देखते हैं क्या होता है। सो आप जो है इस वीडियो की मुझे बताएं लाइक करके, कमेंट करके कैसा लगा आपको, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, वो सारी PDF मिल जाएंगे, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन द सोशल मीडिया टू गेट ऑल द अपडेट्स। सो कीप स्टडिंग और ठंड से बच के रहें, एंड कीप स्टडिंग, एंड थैंक यू।